कहते हैं लालच इंसान को अंधा कर देता है। पर जब लालच एक माँ की हदें पार कर जाए तो वो अपने ही परिवार को मिटाने पर उतर आती है। एक शैतानी सौदा, एक मासूम बेटे का बदला और एक ऐसी किताब जो किसी की भी जान ले सकती है। पर सवाल ये है, क्या वाकई ये सब खत्म हो गया या ये शैतानी खेल अब भी जारी है? एक माँ की हवस, एक बेटे का बदला। सावधान, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। नेहा देर रात अपनी सहेली नीता की पार्टी से वापस अपने घर लौट रही थी। नेहा के पिता की शहर के रईसों में गिनती होती थी। नेहा उनकी लाडली थी। वैसे तो उनके पास बहुत सी गाड़ियां थीं, पर नेहा को गाड़ी से ज्यादा स्कूटी चलाना पसंद था। उसे जब भी मौका मिलता वह स्कूटी पर घूमने निकल पड़ती। नीता उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और आज उसने एक क्लब में अपने जन्मदिन की पार्टी दी थी। वैसे तो नेहा शराब नहीं पीती थी, पर नीता के अधिक जोर देने पर उसने एक पैक पी ली। पार्टी के बाद नीता ने नेहा से उसके साथ कार से घर चलने को कहा, लेकिन नेहा ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे स्कूटी से ही घर जाना है। नीता से गले मिलकर नेहा अपने घर के लिए निकल पड़ी, इस बात से बेखबर कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उस क्लब से नेहा का घर लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। नेहा की स्कूटी उस सुनसान सड़क पर लगातार चली जा रही थी। नेहा को क्लब से निकले अभी लगभग 30 मिनट ही हुए थे कि अचानक मौसम खराब होने लगा। इतनी रात और ऊपर से खराब मौसम ने नेहा को परेशानी में डाल दिया। उसने स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्दी घर पहुंच सके। कुछ देर बाद एक तेज बिजली कड़की, जिसे देखकर नेहा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। बिजली कड़कने के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। अब नेहा ने सोचा कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक कहीं रुकना ही ठीक रहेगा। उसने स्कूटी चलाते हुए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। बारिश अब पहले से ज्यादा तेज होने लगी थी, इसलिए थक हार कर नेहा ने सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे अपनी स्कूटी रोक दी। नेहा ने स्कूटी से उतरकर एक नजर उस पेड़ पर डाली। वह काफी पुराना और बड़ा पेड़ था। पेड़ इतना घना था कि उसके ऊपर का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा ने घर फोन करने के इरादे से अपना मोबाइल निकाला, पर यह क्या, उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं था। नेहा मन ही मन सोचने लगी, शिट, इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। एक तो यह खराब मौसम और ऊपर से नेटवर्क, पता नहीं कब रुकेगी ये बारिश। नेहा अपना मन बहलाने के लिए अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगी। उसने कुछ देर ही खेला होगा कि तभी अचानक उसे एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने नेहा को डरा दिया। उसने डरते हुए इधर उधर देखा, पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। नेहा ने सोचा कि यह उसका वहम है, इसलिए वह दोबारा अपने गेम में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद नेहा को वही फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी। उसने फिर इधर उधर देखा, पर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। पर इस बार नेहा सतर्क हो गई। उसने फोन में व्यस्त होने का नाटक किया और ध्यान से उसी फुसफुसाहट का दोबारा इंतजार करने लगी। उसे वही आवाज दोबारा सुनाई दी, पर इस बार उसने उसे साफ साफ सुना। वह जो भी था कह रहा था, भाग जाओ नेहा यहां से। यह सुनकर नेहा डर गई। वह सोचने लगी कि कोई उसे यहां से भागने के लिए क्यों कह रहा है। वह यह सोच ही रही थी कि अचानक वही फुसफुसाहट उसे दोबारा सुनाई दी, भाग जाओ नेहा यहां से। नेहा डर के मारे इधर उधर देखने लगी, इस उम्मीद से कि जिसने यह कहा है वह उसे दिख जाए, पर वहां कोई नहीं था। अब वह पेड़ के ऊपर झांकने लगी, पर वहां घना अंधेरा था। वह उस पेड़ को लगातार देखे जा रही थी कि तभी अचानक एक बिजली कड़की और उसकी तेज रोशनी में उसने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। पेड़ के ऊपर एक काली आकृति थी, जिसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें और सफेद दांत थे। वह आकृति लगातार नेहा को घूरे जा रही थी। अब नेहा समझ गई कि यहाँ ज्यादा देर रुकना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। उसने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और बहुत तेजी से वहां से निकल गई। बारिश अब भी बहुत तेज हो रही थी, पर नेहा रुक नहीं सकती थी। वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। उसके सारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वह बुरी तरह डर गई थी। शायद उसे अपनी मौत का आभास पहले ही हो चुका था। नेहा अब वहां से थोड़ी दूर निकल आई थी, इसलिए उसने थोड़ी राहत की सांस ली, पर जैसे ही उसने साइड मिरर में देखा, उसके होश उड़ गए। वह काली आकृति उसके ठीक पीछे थी। उस आकृति ने नेहा की स्कूटी को पीछे से पकड़ लिया। नेहा ने अपनी स्कूटी छुड़ाने की कोशिश की,
पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह काली आकृति नेहा की मजबूरी पर हंसने लगी। नेहा ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह काली आकृति हंसते हुए बोली, तेरी मौत का सौदा तो पहले से ही हो चुका है। यह सुनकर नेहा चौंक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरी मौत का सौदा किसने किया? पर इससे पहले कि वह कुछ और जान पाती, उस काली आकृति ने नेहा को उसकी स्कूटी समेत सामने से आ रहे एक ट्रक के आगे धकेल दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि ट्रक वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक उसने ब्रेक लगाया तब तक नेहा उसके ट्रक से बुरी तरह कुचली जा चुकी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नेहा ने कुछ ही सेकंड में दम तोड़ दिया। ट्रक वाले ने नीचे उतरकर देखा तो पाया कि उसने एक 20-22 साल की लड़की को बुरी तरह कुचल दिया है। उसने पास जाकर उसकी सांसें चेक की, पर उसकी सांस हमेशा के लिए रुक चुकी थी। ट्रक वाले ने सोचा कि यह हादसा होते हुए किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए यहां से भाग जाना ही सही रहेगा। यह सोचकर वह ट्रक में चढ़ गया, पर जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, उसकी नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ गई। अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह यहां से भागा तो सबका शक उसी पर जाएगा, इसलिए उसने पुलिस को फोन कर सारी बातें बता दी। कुछ देर बाद पुलिस ने आकर नेहा का शव अपने कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू की। नेहा के फोन से उसके घर वालों का नंबर लेकर पुलिस ने उन्हें इसकी सूचना दी। नेहा की मौत की खबर सुनकर उसकी मां बेहोश हो गई। आखिर जवान बेटी की मौत की खबर सुनकर किस मां बाप का कलेजा नहीं फटेगा। पुलिस ने नेहा का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें उसकी बॉडी में शराब पाई गई। जब इस बारे में नीता से पूछताछ की गई तब पता चला कि नेहा ने पार्टी में सबके जोर देने पर शराब पी थी। सीसीटीवी फुटेज और बाकी सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि नेहा शराब के नशे में स्कूटी नहीं संभाल पाई, जिससे यह अनहोनी हो गई। पर उस रात नेहा के साथ असल में क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चला। नेहा के साथ यह क्यों हुआ और यह सब किसने करवाया, यह पता चलेगा अगले भाग में। नेहा का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों को सौंप दिया गया और वे उसके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। पर नेहा की मां कंचन मानने को तैयार ही नहीं थी कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। उसने नेहा का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था और प्यार से सहला रही थी, जैसे मानो वह मरी नहीं बल्कि सो रही हो। नेहा का भाई सार्थक बस उसे देखे जा रहा था। वह इस उम्मीद में था कि शायद नेहा उठकर बैठ जाए और कहे कि यह सब मजाक था, पर यह बात तो हम सभी जानते हैं कि मरे हुए वापस लौटकर नहीं आते। सारी तैयारियां होने के बाद नेहा के अंतिम संस्कार का समय आया, पर कंचन नेहा के शव को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वह बार बार रोते हुए बोल रही थी, प्लीज मेरी बेटी को मत ले जाओ। नेहा के पिता ने कंचन को समझाते हुए कहा, नेहा मुझे भी उतनी ही प्यारी थी जितनी तुम्हें है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार न करवाकर उसकी आत्मा को यूं ही भटकने दें। इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने दो उसे। कंचन करती भी तो क्या, उसने नेहा के शव को जाने दिया। वे लोग नेहा का शव लेकर श्मशान घाट की ओर चले गए और पीछे कंचन रोती बिलखती रही। नेहा को मरे हुए अब 4 दिन हो चुके थे। उसका घर एकदम सुनसान लगने लगा था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। सार्थक अपने कमरे में बैठा नेहा को बहुत याद कर रहा था। अपने गम में वह शराब का अधिक सेवन भी करने लगा था। वह अपने कमरे में नेहा की तस्वीरें देख रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर नौकर ने आवाज दी, सार्थक साहब, सार्थक साहब। क्या हुआ रवि? सार्थक ने अपने नौकर रवि से पूछा। सार्थक साहब, बड़ी मालकिन बेहोश हो गई। यह सुनकर सार्थक दौड़ता हुआ अपनी माँ के कमरे में गया। माँ, क्या हुआ आपको? सार्थक ने घबराते हुए कहा। सार्थक ने रवि से कहा, फौरन डॉक्टर को फोन करो। जी साहब। यह कहकर रवि वहां से चला गया। डॉक्टर ने कंचन की जांच करके सार्थक और उसके पिता से कहा, देखिए, मैं समझ सकता हूं कि नेहा की अचानक मौत से आप सभी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, पर आप लोग समझिए कि आपके यूं परेशान होने से नेहा वापस नहीं आएगी। इन्होंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि यह जीवित न बचे। पर डॉक्टर, हम क्या करें? नेहा के पिता पंकज ने चिंता से पूछा। इन्हें खुश रखिए, उनका ध्यान हटाइए इन सब बातों से, डॉक्टर ने कहा। सार्थक ने पूछा, पर वह कैसे? घर का माहौल बदलिए, डॉक्टर ने कहा। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर, पंकज ने कहा। डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद पंकज कंचन के पास गया। कंचन को अब तक होश आ चुका था। पंकज ने कंचन से कहा, मैं समझ सकता हूं कंचन, पर जो चला गया उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि जो हमारे पास है उसके बारे में सोचें। क्या मतलब? कंचन ने हैरानी से पूछा।
हमारा सार्थक बहुत ज्यादा नशा करने लगा है, पंकज ने चिंतित स्वर में कहा। कंचन बोली, पर वह तो पहले भी कभी कभी शराब पीता था। कभी कभी पीने में और रोज पीने में फर्क होता है। अब तो वह ड्रग्स भी लेने लगा है, पंकज ने कहा। यह सुनकर कंचन चौंक गई। वह रोने लगी और रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है। नेहा की मौत के गम में मैं इतना डूब गई कि मैं अपने सार्थक का ख्याल रखना ही भूल गई। पर अब मैं अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। वे लोग यह बात कर ही रहे थे कि अचानक दौड़ते हुए सार्थक कमरे में आया और बोला, मम्मी पापा, नेहा की दोस्त नीता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। वह अस्पताल में है, उसकी हालत नाजुक है। यह सुनकर वे दोनों चौंक गए। पंकज ने ज्यादा वक्त न गंवाते हुए कंचन से कहा, तुम यहीं रहो, मैं और सार्थक नीता के पास जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है, वहां जाकर मुझे फोन करना, कंचन ने कहा। पंकज और सार्थक अस्पताल पहुंचे। वहां पंकज ने नीता के पिता गिरीश को देखकर पूछा, यह क्यों किया नीता ने? गिरीश ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, वह बार बार बस यही कह रही थी कि उसकी वजह से नेहा की मौत हुई है। हमें क्या पता था कि वह ऐसा कुछ कर लेगी। पंकज ने गिरीश को गले लगा लिया और कहने लगे, पता नहीं किसकी नजर लगी है हमारे बच्चों को। वे लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि डॉक्टर ने आकर उन्हें कहा, नीता अब खतरे से बाहर है और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही गिरीश नीता से मिलने उसके रूम में गया। नीता बिस्तर पर हताश होकर लेटी हुई थी कि तभी वहां गिरीश पहुंचा। वह नीता को गले लगाते हुए बोला, तू अपने बाप को ऐसे छोड़कर जा रही थी? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? पहले तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब तू भी। ये बोलकर गिरीश जोर जोर से रोने लगा। नीता की माँ बहुत पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। नीता अपने पिता की इकलौती संतान है। उसके पिता ने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि कहीं सौतेली माँ आकर नीता को परेशान न करे। नीता भी अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, सॉरी पापा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। गिरीश ने अपने आंसू पोंछकर नीता को शांत कराते हुए कहा, चल अब रो मत, बाहर पंकज और सार्थक आए हैं तुझसे मिलने। यह बोलकर गिरीश कमरे से बाहर आ गया। गिरीश को बाहर आता देख सार्थक उसके पास गया और बोला, अंकल, क्या मैं नीता से मिल लूं? गिरीश बोला, अरे यह भी कोई पूछने की बात है, जाओ मिल आओ। यह सुनकर सार्थक नीता से मिलने चला गया। नीता सार्थक को देखकर उठकर बैठ गई। सार्थक नीता से बोला, नीता क्या तुम ठीक हो? नीता सार्थक से नजरें चुराते हुए बोली, हाँ अब मैं पहले से बेहतर हूं। सार्थक नीता के पास वाले स्टूल पर बैठते हुए बोला, नीता मैं जानता हूं कि तुम नेहा की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती हो, पर यह सच नहीं है। नेहा की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, उसकी मौत होना तय था। यह सुनकर नीता को कुछ अजीब लगा। उसने सार्थक से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम मानो या न मानो, सारी गलती मेरी ही थी सार्थक। अगर मैं अपनी पार्टी में नेहा को शराब पीने के लिए मजबूर न करती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। यह बोलकर नीता फिर रोने लगी। सार्थक नीता को गले लगाते हुए बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सच में हमारे घर को एक शाप लगा हुआ है। यह सुनकर नीता एकदम चौंक गई। वह बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो सार्थक? ये कैसे हो सकता है? सार्थक नीता से बोला, यही सच है नीता, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने नोटिस किया है कि हर 10 साल में हमारे घर में से किसी न किसी की मौत हुई है। पहले मेरी दादी, उसके बाद मेरा छोटा भाई और अब नेहा। यह बोलकर सार्थक की आंखों में आंसू आ गए। नीता ने सार्थक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना सार्थक अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि यह सब महज एक इत्तेफाक है, वरना सबकी मौत में 10 साल का ही अंतर क्यों होता? नीता बोली, पर यह सब क्यों हो रहा है? पता नहीं नीता, पर मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा, सार्थक ने कहा। अगले दिन नीता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह अपने घर आ गई। नीता अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कभी कभी वह खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लगती। आखिरकार नेहा उसकी दोस्त कम, बहन जैसी ज्यादा थी। नीता अपना मन हल्का करने के लिए अपनी फोटो एल्बम देखने लगी। उसमें उसकी कुछ अच्छी यादें थीं। वह एल्बम के पन्ने पलट ही रही थी कि अगले पन्ने पर उसने अपनी और नेहा की कुछ तस्वीरें देखीं, जिससे उसकी आंखें भर आईं। उसे उसके साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। वे दोनों कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते थे, चाहे बात कोई भी हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, कभी कुछ नहीं छिपाया एक दूसरे से। नीता मन ही मन सोच रही थी, अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब हम दोनों इसी कमरे में मेरे जन्मदिन की पार्टी का प्लान बना रहे थे। तभी नेहा ने मेरे साथ किसी अजीब सी किताब का जिक्र किया था। नीता चौंकते हुए सोचने लगी, 1 मिनट, अजीब सी किताब, कहीं इस किताब का संबंध नेहा की मौत से तो नहीं? मुझे इस बारे में सार्थक से बात करनी होगी।
यह सोचकर नीता ने सार्थक को फोन किया। सार्थक। हेलो। नीता। हेलो सार्थक। सार्थक। हाँ नीता बोलो। नीता। सार्थक। तुम्हारे घर में कोई अजीब सी किताब है क्या, गोल्डन कलर की? सार्थक। मुझे नहीं लगता, पर यह तुमने क्यों पूछा? नीता। असल में मुझे अभी याद आया कि नेहा ने मुझसे कुछ दिन पहले एक गोल्डन कलर की किताब का जिक्र किया था जो काफी अजीब थी। सार्थक। अजीब मतलब? नीता। मतलब नेहा बता रही थी कि उसके कवर पर कुछ अजीब और बीभत्स तस्वीरें छपी थीं। सार्थक। नीता, क्या हम इस बारे में मिलकर बात कर सकते हैं? नीता। ठीक है, तुम घर आ जाओ। सार्थक। ठीक है, बाय। यह कहकर सार्थक फोन रख देता है। फोन रखने के बाद वह पंकज के पास जाता है और कहता है, पापा, मैं नीता के साथ लंच करने जा रहा हूं। पंकज। ठीक है बेटा। सार्थक नीता के घर पहुंचता है। उस वक्त उसके पिता ऑफिस में होते हैं। सार्थक, तुम फोन पर किसी किताब का जिक्र कर रही थी? नीता। हाँ, नेहा ने कुछ दिन पहले किसी किताब का जिक्र किया था। वह कह रही थी कि बहुत अजीब सी किताब थी, एकदम डरावनी लग रही थी। सार्थक। कहाँ है वो किताब, कुछ बताया उसने? नीता शर्मिंदगी से। आई एम सॉरी सार्थक, नेहा उस किताब के बारे में और बता ही रही थी कि मैंने ही टॉपिक चेंज कर दिया, पर वह तुम्हारे घर पर ही है। सार्थक। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? नीता। क्योंकि मुझे याद है उसने कहा था कि वह अपने पापा को पूरे घर में ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे मेरे जन्मदिन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। सार्थक परेशान होते हुए। तुमने कहा कि नेहा उस दिन पापा को ढूंढते हुए उस कमरे में आई थी, तो कहीं वो कमरा पापा का स्टडी रूम तो नहीं? क्योंकि मेरे पापा नॉर्मली कुछ ही कमरों में आते जाते हैं और उनमें से एक उनका स्टडी रूम है। वे अक्सर अपना ज्यादातर समय वहीं काम करते हुए बिताते हैं। नीता हिचकिचाते हुए। इसका मतलब वो तुम्हारे पापा की किताब थी? सार्थक गंभीरता से। शायद। यह सुनकर नीता डर गई। वह घबरा कर बोली, इन सब का संबंध नेहा की मौत से तो नहीं है ना? सार्थक। पता नहीं नीता, सबसे पहले हमें वो किताब ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि नेहा की मौत का इस किताब से कोई लेना देना है या नहीं। नीता। पर यह किताब हम ढूंढेंगे कैसे? सार्थक। एक रास्ता है। नीता। वो क्या रास्ता है? सार्थक। तुम मुझे और मेरे मम्मी पापा को आज रात खाने पर बुलाओ। पहले तो मैं आने के लिए हाँ कर दूंगा, लेकिन जाने के समय पर तबीयत खराब होने का नाटक करके घर पर ही रह जाऊंगा। इस दौरान मैं घर में रहकर वो किताब ढूंढ लूंगा। नीता। आइडिया तो अच्छा है, पर अगर तुम्हारे तबीयत खराब होने का नाटक करने पर तुम्हारे मम्मी पापा आए ही नहीं तो? सार्थक नीता के कंधे पर हाथ रखते हुए। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उन्हें किसी भी तरह भेज दूंगा। बस तुम मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर देना जब वे तुम्हारे घर से निकलें। नीता। ठीक है सार्थक। यहाँ है आपका सही किया हुआ वाक्य। सार्थक नीता के घर से वापस आता है। उसे देखकर कंचन मुस्कुराते हुए कहती हैं, कहाँ गए थे? सार्थक को कंचन का यूं मुस्कुराते हुए पूछना कुछ अजीब लगा। वह बोला, मैं नीता के घर गया था। कंचन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आजकल नीता से बहुत मिल रहे हो? सार्थक अब पूरा माजरा समझ गया। वह बोला, ऐसा कुछ नहीं है माँ, जैसा आप सोच रही हो। कंचन सार्थक के कान खींचते हुए बोली, तू मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा है? मैं तेरी माँ हूं। कंचन यह बोल ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। कंचन ने फोन की ओर देखा और सार्थक को फोन दिखाकर मुस्कुराते हुए बोली, देख किसका फोन है? सार्थक ने एक नजर फोन पर डाली। वह नीता का फोन था। कंचन ने फोन उठाया। हेलो? नीता। हेलो, नमस्ते आंटी। कंचन मुस्कुराते हुए। नमस्ते बेटा, कहो कैसे फोन किया? नीता। वो आंटी, मैं बहुत अकेला फील कर रही थी, तो आज रात आप लोग डिनर के लिए मेरे घर आएंगे? कंचन। बेटा हम जरूर आएंगे। नीता। थैंक यू आंटी। कंचन। ओके बेटा। ये बोलकर कंचन फोन रख देती है। फोन रखकर वह सार्थक से कहती है, नीता ने डिनर पर बुलाया है। सार्थक। किसको? कंचन। हम सभी को। शाम को तैयार हो जाना। ओके माँ। यह बोलकर सार्थक अपने कमरे में चला जाता है। शाम को कंचन सार्थक को आवाज लगाते हुए कहती है, सार्थक जल्दी करो बेटा, हम लेट हो रहे हैं। सार्थक कंचन के पास आता है और कहता है, माँ मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सार्थक देखने में बीमार लग रहा था। कंचन उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ बेटा? सार्थक, पता नहीं माँ, लगता है दोपहर में मैंने ज्यादा शराब पी ली थी।
उसी की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। क्यों पीते हो इतनी? कितनी बार मना किया है तुम्हें? पंकज गुस्से में बोला। सार्थक सिर झुकाए खड़ा था। वह रोते हुए बोला, सॉरी पापा, मैं अब से शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पंकज सार्थक को गले लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं और कंचन जाकर आते हैं। कंचन, ये क्या बोल रहे हो? हम सार्थक को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, जाना पड़ेगा। कंचन, नीता भी तो परेशान होगी ना, वह भी तो हमारी नेहा जैसी ही है। पंकज बोला। कंचन भारी मन से बोली, ठीक है सार्थक बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके माँ, सार्थक बोला। उनके जाते ही सार्थक पूरे घर में वह किताब ढूंढने लगा। सबसे पहले उसने अपने माता पिता के कमरे से शुरुआत की, फिर अपने पिता की स्टडी और धीरे धीरे पूरा घर छान मारा, पर उसे वह किताब कहीं नहीं मिली। कुछ देर बाद सार्थक को नीता का फोन आता है। सार्थक फोन उठाता है। हेलो। नीता सार्थक से कहती है, हेलो सार्थक, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ से निकल चुके हैं। सार्थक, ठीक है। नीता, तुम्हें वह किताब मिली? सार्थक, नहीं यार, पूरा घर छान मारा, पर वैसी कोई किताब यहाँ मिली ही नहीं। नीता, हो सकता है वह कोई नॉर्मल बुक हो, नेहा को कोई गलतफहमी हो गई होगी शायद। सार्थक, यही होगा शायद। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सार्थक के मम्मी पापा वापस आ गए। सार्थक, अच्छा नीता, मम्मी पापा आ गए हैं, मैं रखता हूँ, बाय। नीता बाय। कंचन घर आकर सार्थक के कमरे में जाती है और सार्थक के सिर पर हाथ रखकर पूछती है, अब दर्द कैसा है बेटा? कहो तो सिर दबा दूं? सार्थक कंचन का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अब ठीक हूँ माँ, आप थक गई होंगी, सो जाइए, गुड नाइट। कंचन सार्थक का माथा चूमते हुए कहती है, गुड नाइट बेटा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। सार्थक ने अब शराब पीना बंद कर दिया था और ऑफिस के काम में अपने पिता का हाथ बंटाने लगा था। नीता और सार्थक की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी नीता को नेहा की बहुत याद आती तो वह सार्थक के कंधे पर सिर रखकर जी भर कर रोती। ऐसे ही एक दिन नीता सार्थक के घर आई। सुबह का समय था। सार्थक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। कंचन सार्थक के कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, नीता आई है, तुझसे मिलना चाहती है। सार्थक, जाता हूं, और आप ये नीता का नाम ले लेकर हंसना बंद करो। ठीक है, नहीं हंसती। यह कहकर कंचन वहां से मुस्कुराती हुई चली जाती है। सार्थक नीता के पास जाता है। नीता उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। सार्थक धीरे से उसके पास जाकर उसे डराता है। भौं। नीता अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक हुई इस आवाज से वह डर कर पीछे मुड़ी। सार्थक को अपने पीछे खड़ा पाकर उसने उसकी पीठ पर हल्के से मारा और बोली, पागल कहीं के, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सार्थक हंसते हुए कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी यार। कहो क्या बात है, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, बस आज नेहा की बहुत याद आ रही थी, नीता ने रुआंसा सा मुंह बनाते हुए कहा। सार्थक नीता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हो, मैं नेहा का ही तो भाई हूं। नीता बोली, तुम में और नेहा में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम्हारा मूड फ्रेश करते हैं। सार्थक ने कहा, क्या मैं नेहा के कमरे में जा सकती हूँ? नीता ने रुआंसे स्वर में पूछा। सार्थक बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। यह कहकर सार्थक और नीता नेहा के कमरे में गए। नेहा का कमरा उसके जाने मरने के बाद से बंद पड़ा हुआ था। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उसे देखकर नीता अपने आंसू रोक नहीं पाई। सार्थक ने उसे कुर्सी पर बैठाया और कहा, मैं समझ सकता हूँ नीता, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालो, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। सार्थक, पर कभी कभी मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। तुम्हें पता है, वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी और मैं उससे। नीता रोते हुए बोली। सार्थक ने कहा, हाँ, हम दोनों भी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते थे। नीता अकड़ते हुए बोली, तुमसे फिर भी छिपा सकती थी, लेकिन मुझसे कभी नहीं। सार्थक ने जवाब दिया, ओ हेलो, वो मेरी बहन कम, दोस्त ज्यादा थी, वो मुझसे कभी कुछ नहीं छिपा सकती थी। ओह अच्छा, 1.5 महीने पहले तुम्हें जो लूज मोशन हुए थे, वो नेहा की वजह से हुए थे। नेहा ने तुम्हारे जूस में लूज मोशन की दवाई डाली थी, क्योंकि तुम हमें मनाली नहीं जाने दे रहे थे। क्या तुम्हें ये पता था? नीता ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। क्या? सार्थक ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। और नहीं तो क्या, ये देखो, शीशे की तरफ इशारा करते हुए, यहाँ पर नेहा अपनी चीजें सबसे छिपा कर रखती थी। नीता ने उत्साह से कहा। सार्थक शीशे की ओर देखते हुए बोला, ये तो शीशा है, यहाँ सामान कैसे छिपाएगी वो? अभी दिखाती हूँ। यह कहकर नीता शीशा हटाने लगी।
उस शीशे के पीछे एक छोटी सी जगह थी जहां कुछ सामान रखा हुआ था। नीता एक एक सामान निकालकर सार्थक को दिखाने लगी। ये देखो, तुम्हारी घड़ी जो तुम्हें बहुत पसंद थी, और नेहा को भी। ये तुम्हारी माँ के कंगन है। ये देखो, तुम्हारे पापा का चश्मा। और ये किताब। बोलते बोलते नीता रुक गई और उसकी सार्थक की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह वही किताब थी जिसका जिक्र नेहा ने किया था। वह किताब देखकर सार्थक चौंकते हुए बोला, तो यह किताब नेहा के पास थी? तभी पूरा घर ढूंढने पर भी मुझे यह नहीं मिली, क्योंकि मैंने पूरा घर छान मारा था, सिवाय अपने और नेहा के कमरे के। अब क्या होगा सार्थक? नीता डरते हुए बोली। सार्थक नीता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो नीता? हमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि फाइनली ये किताब हमें मिल गई। नीता वह किताब सार्थक को देते हुए बोली, यह बहुत डरावनी है, मुझे इससे डर लग रहा है। सार्थक किताब खोलने ही वाला था कि तभी नीता ने उसे रोकते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? इसे यहां मत खोलो, मेरे घर चलते हैं, वहां कोई नहीं है। सार्थक बोला, ठीक है, ये लो, इसे अपने बैग में डाल लो। नीता ने वह किताब अपने बैग में छिपा ली। दोनों नीचे हॉल में आए, जहां सार्थक के माता पिता पहले से मौजूद थे। सार्थक को देखकर पंकज, सार्थक के पिता, बोले, ऑफिस चले? वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। इससे पहले कि सार्थक कुछ कहता, नीता बोल पड़ी, अंकल, वो मैं और सार्थक आज घूमने जाना चाहते हैं। जाएं? क्यों नहीं बेटा, जाओ और खूब एंजॉय करो। पंकज ने मुस्कुराते हुए नीता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। नीता और सार्थक वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सार्थक नीता से कहता है, तुम्हें पता नहीं है नीता कि मेरे माता पिता क्या खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर में तो नाश्ते में आलू के परांठे बने थे, खिचड़ी कहाँ बनी थी? नीता ने मासूमियत से जवाब दिया, रहने दो यार, तुम नहीं समझोगी। सार्थक ने नीता को टालते हुए कहा। कुछ ही देर में वे दोनों नीता के घर पहुंच गए। दोनों नीता के कमरे में गए और दरवाजा बंद कर दिया। सार्थक बोला, जल्दी से वो किताब निकालो नीता। नीता किताब निकालते हुए बोली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सार्थक मुस्कुराते हुए बोला, डरो मत, मैं हूं ना। नीता ने किताब निकालकर सार्थक को दी। पर ये क्या? वो किताब खुल ही नहीं रही थी। नीता ने पूछा, क्या हुआ सार्थक, तुम किताब खोल क्यों नहीं रहे हो? कोशिश कर रहा हूं नीता, पर यह खुल ही नहीं रही। सार्थक ने परेशान होते हुए कहा, लाओ मुझे दो, मैं ट्राई करती हूं। नीता ने सार्थक के हाथ से किताब लेते हुए कहा। सार्थक नीता को किताब देते हुए बोला, मुझसे तो खुला नहीं, तुमसे कैसे खुलेगा? पतली सी तो हो तुम। सार्थक ने नीता को चिढ़ाते हुए कहा। ठीक है, देखते हैं, खोलूंगी तो मैं ही इसे। यह कहकर नीता किताब खोलने की कोशिश करने लगी, पर वह किताब नीता से भी नहीं खुली। नीता ने बहुत कोशिश की, लेकिन किताब नहीं खुली। सार्थक नीता से बोला, एक काम करते हैं, तुम ये किताब पीछे से खींचो और मैं आगे से खींचता हूं, फिर शायद खुल जाए। ठीक है, नीता ने कहा। दोनों ने अपनी अपनी ओर किताब खींची, लेकिन फिर भी वह किताब नहीं खुली। उन्होंने बहुत जोर लगाया, फिर भी किताब नहीं खुली। थक हार कर सार्थक बोला, चाकू से काट देते हैं। गुड आइडिया, मैं किचन से चाकू लेकर आती हूँ। यह कहकर नीता चाकू लेने चली गई। थोड़ी देर बाद वह चाकू लेकर आई और सार्थक को दिया। सार्थक ने उस चाकू से किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन चाकू के वार से उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी किताब नहीं खुली। चाकू रखते हुए सार्थक बोला, लकड़ी काटने वाला कट्टर, इलेक्ट्रिक चेंसो है शायद, मैं देखती हूँ। नीता ने कहा। जाओ लेकर आओ, सार्थक ने कहा। नीता इलेक्ट्रिक चेंसो लेने चली गई। कुछ देर बाद वह चेंसो लेकर आई और सार्थक को दे दी। सार्थक ने चेंसो का इस्तेमाल किताब खोलने के लिए किया, लेकिन किताब फिर भी नहीं खुली। अब क्या करेंगे सार्थक? नीता ने परेशान होते हुए कहा। कुछ समझ नहीं आ रहा नीता, सार्थक ने कहा। हो सकता है कि इसे खोलने का कोई तरीका हो। नीता ने सार्थक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पर क्या होगा वो तरीका? सार्थक ने पूछा। वही तो देखना पड़ेगा। यह कहकर नीता किताब टटोलने लगी। ये देखो सार्थक, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, नीता बोली। दिखाओ, सार्थक ने नीता के हाथ से किताब लेते हुए कहा। सार्थक किताब देखते हुए बोला, क्या लिखा हुआ है डियर रक्त? ये इसका क्या मतलब है? कहीं इस पर खून तो नहीं लगाना पड़ेगा? नीता ने सार्थक को घूरते हुए कहा। ट्राई करते हैं। यह कहकर सार्थक ने पास पड़े चाकू से अपना हाथ काट लिया। यह देखकर नीता डर गई और बोली, सार्थक, पागल तो नहीं हो गए हो? यह कहकर नीता ने उसका हाथ पकड़ लिया जिस पर कट लगा था। अब यह किताब खुल जाएगी। यह कहते हुए सार्थक ने नीता से अपना हाथ छुड़ाया और खून की कुछ बूंदें किताब पर डाल दी। तुम सच में पागल हो,
नीता ने उसे घूरते हुए कहा। सार्थक के खून की कुछ बूंदें किताब पर पड़ते ही वह किताब खुल गई। यह देखकर नीता और सार्थक बुरी तरह चौंक गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह कोई मामूली किताब नहीं थी। आखिर क्या है इस रहस्यमयी किताब का राज? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सार्थक ने किताब पढ़ना शुरू किया। इस दौरान नीता उसके घाव पर दवाई लगाने लगी। उस किताब में कुछ मंत्र दिए गए थे, साथ में कोई विधि भी लिखी थी। सार्थक वह किताब पूरी पढ़ता है और पूरी किताब पढ़ने के बाद गुस्से से भर जाता है। उसे गुस्से में देखकर नीता पूछती है, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं किताब में कोई गंदी गाली तो नहीं लिखी है? नीता की बात सुनकर सार्थक कुछ देर के लिए अपना गुस्सा भूल जाता है और कहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इतना गुस्से में क्यों हो? नीता ने पूछा। सार्थक बोला, इसमें लिखा है कि यह एक शैतानी किताब है जो किसी की भी कोई भी मुराद पूरी कर सकती है, पर इसकी एक शर्त है कि इसे बदले में किसी की जान चाहिए। तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नीता ने हैरानी से कहा। अरे यार, अगर यह किताब किसी की कोई भी विश पूरी कर सकती है तो जरूर किसी ने मेरी बहन की जान का सौदा किया है और बदले में अपनी इच्छा पूरी करवाई है। सार्थक गुस्से से बोला। पर यह किसने किया होगा? नीता ने हैरानी से पूछा। मेरे पिता ने, सार्थक गुस्से में बोला। पागल तो नहीं हो गए हो सार्थक? तुम्हारे पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे तुम्हारे और नेहा के पिता हैं। कोई पिता अपनी ही बेटी की जान कैसे ले सकता है? नीता उसे समझाते हुए बोली, हम हमेशा से अमीर नहीं थे, बाद में हुए हैं। जरूर मेरे पिता ने इस शैतानी किताब से सौदा किया था, तभी हमारे पास आज इतने पैसे हैं, सार्थक ने कहा। नीता ने उसे समझाने की कोशिश की। यह सिर्फ तुम्हें लग रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है। जब कुछ समय बाद वे मेरी जान का भी सौदा कर देंगे तब तो तुम्हें यकीन होगा ना, सार्थक बोला। नीता ने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया और बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सार्थक ने नीता का हाथ हटाते हुए कहा, एक रास्ता है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या है वो रास्ता? नीता जिज्ञासा से बोली। सार्थक ने जवाब दिया, हम किताब में दी गई साधना को ट्राई करेंगे। नीता चौंकते हुए बोली, आर यू मैड? ये ट्राई करना मतलब मौत को दावत देना है। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बहन की मौत क्यों हुई। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो मत दो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, सार्थक ने नीता के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अब जब तुमने सोच ही लिया है तो क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, नीता बोली। तुम मुझे मुसीबत में छोड़ क्यों नहीं सकती? सार्थक उसे घूरते हुए बोला, क्योंकि मैं नेहा को खो चुकी हूं और मैं यह नहीं चाहती कि मैं तुम्हें भी, मतलब मैं नहीं चाहती कि, समझ जाओ ना, नीता बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली। ठीक है, मैं समझ गया, सार्थक बोला। लेकिन यह साधना हम करेंगे कहाँ? नीता ने पूछा। मेरे फार्म हाउस पर। वहां कोई नहीं होता। उसकी चाबी मैं घर से चुरा लूंगा। फिर मैं अपने पेरेंट्स से और तुम अपने पापा से कह देना कि हम दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। फिर हम वहां से फार्म हाउस चले जाएंगे और वहां जाकर वह साधना करेंगे, सार्थक ने बिना रुके कहा। नीता डरते हुए बोली, लेकिन सार्थक, अगर उस शैतान ने किसी की जान मांगी तो? तुम? किसकी? डरो मत, तुम्हारी जान नहीं दूंगा उसे, सार्थक ने नीता की बात काटते हुए कहा। तो फिर किसकी? नीता ने पूछा। सार्थक ने नीता को गले लगाते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं जो करूंगा अच्छे के लिए करूंगा। मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, नीता ने कहा। अगले दिन नीता और सार्थक कहीं बाहर घूमने जाने का बहाना बनाकर निकले और फार्म हाउस पर पहुंचे। उस तंत्र क्रिया का सारा सामान सार्थक ने पहले ही खरीद कर वहां रख दिया था। आखिर कैसी होगी यह तंत्र साधना? क्या यह तंत्र साधना सफल होगी? यह हम जानेंगे भूख के अगले भाग में। सार्थक फार्म हाउस के हॉल में अनुष्ठान की तैयारी करने लगता है। वह हॉल के बीचों बीच किसी सफेद पदार्थ से एक बड़ा सा त्रिकोण बनाता है। उसे त्रिकोण बनाते देखकर नीता पूछती है, यह क्यों बना रहे हो? सार्थक त्रिकोण बनाते हुए कहता है, हमें इसके अंदर बैठना है और जब तक अनुष्ठान समाप्त न हो जाए हम इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। पर त्रिकोण ही क्यों? नीता ने जिज्ञासा से पूछा। क्योंकि हम दो हैं। अगर दो लोग इस अनुष्ठान में बैठेंगे तो त्रिकोण आकृति बनानी होती है, सार्थक त्रिकोण बनाते हुए बोला। अगर एक ही हो तो? नीता ने फिर जिज्ञासा से पूछा। सार्थक ने जवाब दिया, सर्कल, गोल। नीता, अगर तीन हो तो? सार्थक, स्क्वायर, वर्गाकार। नीता, अगर चार हो तो? सार्थक, पेंटागन, पंचभुज। नीता, अगर पांच हो तो? सार्थक, हेक्सागन, षटकोण। नीता, अगर छह हो तो? सार्थक, हेप्टागन,
सप्तभुज। नीता, अगर 7 हों तो? सार्थक ने नीता को घूरते हुए कहा। ऑक्टागन, अष्टभुज। नीता, अगर 8 हों तो? सार्थक, एक साथ इतने लोग यह अनुष्ठान क्यों करेंगे? यह कोई सत्संग नहीं, यह एक तांत्रिक क्रिया है। नीता, ओह ओके, पर इस मुर्गी को यूं दुल्हन की तरह क्यों सजाया हुआ है? सार्थक, यह इसी अनुष्ठान का हिस्सा है। सारी तैयारियां होने के बाद दोनों ने अनुष्ठान शुरू किया। किताब पढ़ते हुए सार्थक लगातार मंत्र बोल रहा था। यह नजारा देखकर नीता थोड़ी डर गई। फिर सार्थक ने मुर्गी के कटे हिस्से से खून निकालकर एक बर्तन में जमा किया और उसमें से थोड़ा थोड़ा खून अग्निकुंड में डालने लगा। कुछ देर बाद उसने थोड़ा सा खून नीता को पीने के लिए दिया। इसे देखकर नीता बोली, इसे वाकई में पीना पड़ेगा? सार्थक, हाँ, जल्दी पी जाओ और पीने के बाद मुझे भी दो। नीता ने मुंह बनाते हुए वह खून पिया और फिर सार्थक से बोली, मैं शुद्ध शाकाहारी थी और इस अनुष्ठान की वजह से मुझे यह पीना पड़ा। अगर इस अनुष्ठान ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। यह कहकर उसने वह खून सार्थक को भी दिया। सार्थक ने भी मुंह बनाते हुए खून पिया। इसके बाद सार्थक ने दोबारा किताब में देखकर कुछ मंत्र पढ़े और पास रखी श्मशान की विभूति पहले नीता के माथे पर और फिर अपने माथे पर लगाई। अंत में सार्थक ने पास पड़े चाकू से अपना हाथ काटकर खून निकालकर आहुति दी। कुछ देर बाद अग्नि में से एक शैतान जैसी आकृति उभरी। यह देखकर नीता डर गई और घबराहट में कसकर सार्थक का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ। सार्थक, बताओ क्या चाहिए? उस आकृति ने कहा, मुझे सॉरी, हमें जानना है कि मेरी बहन नेहा की मौत क्यों और कैसे हुई। सार्थक ने एक ही सांस में कहा, यह बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें वो सब, पर तुम्हें पता है ना कि किसी भी एक इच्छा के बदले मुझे किसी की जान चाहिए। उस आकृति ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर पहले मेरी इच्छा पूरी करो। सार्थक ने निडरता से कहा, ठीक है तो तुम दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। उस आकृति ने कहा। दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर लीं, पर नीता अब भी सार्थक को पकड़े हुए थी। आंखें बंद करने के बाद दोनों ने पाया कि वे किसी दूसरी जगह पर थे। यह देखकर नीता डर गई। वह डरते हुए सार्थक से बोली, हम कहाँ हैं सार्थक? सार्थक, मुझे नहीं पता, पर यह जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। दोनों आगे बढ़ते हैं। वह कोई रिहायशी इलाका था जहां एक दूसरे से सटे हुए कई मकान थे। अचानक एक घर के आगे आते ही वह आकृति उनसे कहती है, यहीं इसी मकान के अंदर हैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। वे दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर एक 6-7 साल का लड़का एक 2-3 साल की लड़की के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर नीता कहती है, छी, कौन है ये बच्चा? इसकी नाक कैसे बह रही है? यह सुनकर सार्थक नजरें चुराते हुए कहता है, वो मुझे नहीं पता। कुछ देर बाद अंदर से एक 50-55 वर्ष की औरत आती है। उसे देखकर सार्थक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह औरत दोनों बच्चों के पास जाती है और कहती है, सार्थक, नेहा, बहुत खेल लिया बेटा, अब आकर खाना खाओ। फिर वह औरत दोनों को प्यार से रोटी खिलाने लगती है और सार्थक ये देखकर रोने लगता है। नीता उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, ये तुम और नेहा हो, पर ये आंटी कौन है? सार्थक रोते हुए कहता है, वो मेरी दादी हैं। जब मैं 6-7 साल का था तभी इनकी मौत हो गई थी। नीता घर को देखते हुए कहती है, तो यह तुम्हारा पुराना घर था? तुम्हारे घर में पहले भी किसी चीज की कमी नहीं थी। नीता घर देख रही होती है, तभी सार्थक उससे कहता है, लगता है कि ये हमें देख सुन नहीं सकते क्योंकि हम इनके सामने ही खड़े हैं, फिर भी ये लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, शायद तुमने सही कहा, नीता बोली। कुछ देर बाद कंचन और पंकज भी आ गए। सार्थक की दादी बोली, आ गए तुम दोनों? चलो बैठो और खाना खा लो। मैंने बच्चों को पहले ही खिला दिया है, अब उन्हें सुला देती हूँ। यह बोलकर सार्थक की दादी वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कंचन पंकज से कहती है, मैं इस रोज रोज की वही बोरिंग जिंदगी से ऊब चुकी हूँ, तुम कुछ करते क्यों नहीं? पंकज खाना खाते हुए कहते हैं, सब ठीक ही तो चल रहा है। हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं, तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता और न ही बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी माँ सब कर लेती हैं। बाहर काम भी तुम अपनी इच्छा से कर रही हो, वरना मैं ही इतना कमा लेता हूँ कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत न पड़े। फिर भी तुम, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कंचन पंकज को घूरते हुए बोली, पर हमें किसी चीज की कमी भी तो नहीं है। पंकज ने जवाब दिया, मुझे पैसा चाहिए और बहुत सारा चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि अमीरों की तरह रहूं, 4 नौकर मेरे आगे पीछे घूमें, हजारों रुपयों की डिजाइनर साड़ी पहनूं, लाखों के गहने पहनूं, पर तुम तो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते।
यह कहकर कंचन रोने लगती है। पंकज उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, अच्छा, कल मैं तुम्हारे लिए एक महंगी साड़ी लेकर आऊंगा। बात को समझो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम सबको खुश रखने की। अब जो नहीं हो सकता उसके लिए रोना ठीक भी तो नहीं है। हमारे नसीब में जितना लिखा है उतना ही हमें मिलेगा, समझो बात को। उसके बाद समय आगे बढ़ता है। नीता और सार्थक के सामने यह सब एक फिल्म की तरह घटित हो रहा था। अगले दिन पंकज कंचन को 5,000 रुपए की साड़ी लाकर देते हैं, पर कंचन सिर्फ इतने से खुश नहीं होगी, उसे और ज्यादा चाहिए। कुछ दिन बाद पंकज कंचन का मूड ठीक करने के लिए उसे कहीं दूर घुमाने ले जाते हैं। वह उसे कोई ऐतिहासिक जगह दिखाने लेकर जाते हैं। वे दोनों वहां पहुंचते हैं। एक गाइड वहां पहले से ही मौजूद होता है। उनके आते ही वह गाइड कहता है, आप पंकज सर है ना? जी, पंकज ने जवाब दिया। मैं आपका गाइड दीपक, आपसे फोन पर बात हुई थी, गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये मेरी वाइफ कंचन है, और कंचन ये हमारा गाइड है, ये हमें पूरी जगह घुमाएगा। पंकज ने दोनों का परिचय करवाते हुए कहा। जी नमस्ते, कंचन ने मुस्कुराते हुए गाइड से कहा। नमस्ते मैडम, आइए सर, पहले उस जगह से शुरुआत करते हैं, गाइड ने कहा। कंचन और पंकज उस गाइड के पीछे पीछे चल देते हैं। गाइड बताने लगता है, ये महल जो आप देख रहे हैं वह 18वीं सदी का है। यह उस समय का सबसे बड़ा महल हुआ करता था। इसमें एक परिवार रहता था। वे लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। उस परिवार में बहुत लोग थे, क्योंकि उस समय बड़े परिवार हुआ करते थे। एक एक करके उस परिवार के सारे सदस्य भगवान को प्यारे हो गए। तब से लेकर आज तक यह जगह ऐसी ही है। पहले यह बहुत सुंदर हुआ करती थी, पर सरकार ने इस जगह के रखरखाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वजह से अब यह उतनी खूबसूरत नहीं रही। आइए, मैं आपको यह जगह अंदर से दिखाता हूँ। फिर वे तीनों महल के अंदर चले जाते हैं। वह महल बहुत भव्य था। कंचन महल देखकर रोमांचित हो उठी। वह पंकज से बोली, काश ऐसा न सही, इससे थोड़ा छोटा ही सही, एक महल जैसा घर हमारा भी होता। पंकज ये सुनकर मुस्कुरा देता है। कंचन कहती है, क्या हम ऊपर जाकर देख सकते हैं? जी चलिए, गाइड ने कहा। वे तीनों ऊपर जाने ही वाले थे कि महल के वॉचमैन ने किसी काम से गाइड को बुला लिया। आप लोग ऊपर चलिए, मैं अभी आता हूँ। यह बोलकर गाइड वहां से चला गया। इस दौरान पंकज और कंचन महल को देख रहे थे। वे दोनों नीचे किसी कमरे में थे और वहां से जाने ही वाले थे कि तभी कंचन का हाथ लगकर टेबल पर पड़ा एक तांबे का फूलदान नीचे गिर जाता है। कंचन उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी उसे बेड के नीचे कोई खुफिया दरवाजा नजर आता है। वह दरवाजा देखकर कंचन पंकज से कहती है, पंकज, इस बेड के नीचे कुछ है। पंकज यह सुनकर नीचे झुककर देखता है तो उसे भी वह खुफिया दरवाजा नजर आता है। वह कंचन से कहता है, कोई दरवाजा है शायद। वो तो है, पर यह दरवाजा यहाँ क्यों बनवाया गया है? चलकर देखें, कंचन ने कहा। पर जाएंगे कैसे? यहाँ तो यह बेड रखा है, पंकज ने कहा। कोई तो तरीका होगा। यह कहकर कंचन बेड को हर जगह से टटोलने लगती है। इस दौरान उसने पाया कि यह बेड काफी हल्का था, जो हिलाने से आराम से हिल सकता था। कंचन वह बेड वहां से सरका देती है। यह देखकर पंकज कहता है, ये तुमने कैसे किया? कंचन मुस्कुराते हुए कहती है, यह काफी हल्का है, अब चलो अंदर देखते हैं कि वहां क्या है। यह कहकर कंचन दरवाजा खोलकर अंदर की ओर जाती है। पंकज भी उसके पीछे पीछे चल देता है। अंदर काफी अंधेरा था, क्योंकि वह कमरा नीचे की तरफ था और वहां कोई खिड़की भी नहीं थी। कंचन के पर्स में एक टॉर्च थी। उसने टॉर्च निकालकर ऑन की और नीचे की तरफ लगातार बढ़ने लगी। उसके पीछे पीछे पंकज भी आ रहा था। कुछ देर बाद सीढ़ियां खत्म हो गईं और वे दोनों नीचे पहुंच गए। वह कोई तहखाना था। क्या था नीचे उस तहखाने में, यह हम जानेंगे अगले भाग में। तहखाने में कोई खिड़की न होने के कारण वहां बहुत अंधेरा था। कंचन की टॉर्च की रोशनी में वे दोनों ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहे थे। वे दोनों टॉर्च की रोशनी में तहखाने को देखने की कोशिश कर रहे थे। वे इधर उधर देख ही रहे थे कि एक चीज ने कंचन का ध्यान अपनी ओर खींचा। कंचन पास जाकर उस चीज को देखती है। वह सुनहरी रंग की कोई किताब थी, जिस पर काफी विभत्स चित्र बने हुए थे। सार्थक और नीता जो यह सब देख रहे थे, उस किताब को देखते ही तुरंत पहचान गए कि यह वही शैतानी किताब है जो वर्तमान में उनके पास है। वह किताब देखकर कंचन उसे उठाती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी किताब कभी नहीं देखी थी। वह किताब खोलने की कोशिश करती है, पर वह नहीं खुलती। वह पंकज से कहती है कि वह किताब खोले, पर पंकज भी उसे खोल नहीं पाता। थक हार कर पंकज कहता है, अरे छोड़ो इसे, हमें क्या करना, चलो बाकी का महल देखते हैं। यह बोलकर पंकज वह किताब वापस रख देता है और ऊपर की ओर चल पड़ता है। कंचन का ध्यान अब भी उस किताब पर था। वह पढ़ना चाहती थी कि उसमें क्या लिखा है, इसलिए मौका देखकर वह किताब अपने पर्स में डाल लेती है।
वे दोनों वापस ऊपर आते हैं, बेड को ठीक करके रख देते हैं और फिर छत की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर गाइड पहले से ही मौजूद होता है। उन दोनों को देखकर वह कहता है, आप लोग कहाँ थे? मैं कब से आप दोनों को ऊपर ढूंढ रहा था। वो हम दोनों महल का नीचे का हिस्सा देख रहे थे। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह आइए, अब मैं आपको इस महल का ऊपर का हिस्सा दिखाता हूँ। यह कहकर गाइड उन्हें ऊपर का हिस्सा दिखाने लगता है। कंचन का मन अब महल देखने में नहीं लग रहा था। वह तो बस घर जाकर वह किताब देखना चाहती थी। कुछ देर बाद उन्होंने महल पूरा देख लिया। गाइड को उसका मेहनताना देकर वे दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। रात के लगभग 12 बजने को थे। दोनों ने घर आकर दरवाजा खटखटाया। पंकज की मां दरवाजा खोलकर उनके लिए खाना गर्म करने चली गई। खाना परोसकर वह सोने चली गई। सार्थक और नेहा तब अपनी दादी के साथ ही सो रहे थे। पंकज और कंचन खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। पंकज ने कंचन से पूछा, अच्छा लगा तुम्हें आज? वो पंकज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कंचन हिचकिचाते हुए बोली। बोलो, क्या बात है? पंकज ने पूछा। कंचन ने मासूम सा मुंह बनाते हुए अपने पर्स से वह सुनहरी किताब निकालकर पंकज को दिखाई और कहा, मुझे देखना था कि इस किताब में क्या लिखा है, इसलिए मैं इसे ले आई। ये तुमने क्या किया? तुमने चोरी की? पंकज ने चौंकते हुए कहा। हम इसे पढ़कर वापस रखाएंगे, प्लीज पंकज, कंचन ने अनुरोध किया। पंकज कंचन की जिद के आगे हार जाता है और कहता है, चलो ठीक है। फिर दोनों किताब खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर वह किताब नहीं खुलती। पंकज और कंचन सार्थक और नीता की ही तरह हर तरह के उपाय आजमाते हैं, लेकिन किताब नहीं खुलती। पंकज थक हार कर बैठ जाता है, पर कंचन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह किताब को ध्यान से देखने लगती है। उसे किताब पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वह उसे ध्यान से पढ़ती है। र की त। कंचन मन ही मन सोचती है, कहीं इस किताब को खोलने के लिए खून तो नहीं डालना पड़ेगा। कोशिश करके देखती हूँ। यह सोचकर कंचन किचन में जाती है और वहां से चाकू लेकर अपने हाथ को हल्का सा काट लेती है। यह देखकर पंकज डर जाता है। वह तुरंत कंचन के हाथ से चाकू छीनकर कहता है, पागल तो नहीं हो गई हो? कंचन पंकज की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने हाथ से बहते हुए खून की कुछ बूंदें उस किताब पर डाल देती हैं। खून पड़ते ही किताब खुल जाती है। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं। जैसे ही किताब खुलती है, कंचन उसे पढ़ना शुरू कर देती है। किताब पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें लिखी हुई साधना करने से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, पर इसके लिए परिवार में से किसी की जान का सौदा करना पड़ेगा। यह पढ़कर कंचन की आंखों में चमक आ जाती है। उसकी हमेशा से बहुत अमीर बनने की इच्छा थी और उसे यह इच्छा इस किताब के जरिए पूरी होती दिख रही थी। कंचन उत्साहित होकर यह बात पंकज को बताती है। वह कहती है, पंकज, यह किताब किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, बस हमें इसमें दिया गया अनुष्ठान पूरा करना होगा। कंचन परिवार में से किसी एक की जान का सौदा करने वाली बात पंकज को नहीं बताती, क्योंकि उसे पता था कि अगर पंकज को यह बात पता चली तो वह यह अनुष्ठान हरगिज नहीं करेगा और न ही करने देगा। लाओ, मुझे दिखाओ, यह बोलकर पंकज कंचन से किताब मांगता है। क्या देखोगे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? प्लीज पंकज, यह अनुष्ठान कर लेते हैं। अगर हमारी इच्छा पूरी हुई तो ठीक है, वरना हमारी पुरानी जिंदगी तो है ही। कंचन ने कहा, ठीक है, जो जो इस अनुष्ठान में चाहिए मुझे सुबह बता देना, मैं कल ले आऊंगा। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर यह अनुष्ठान हम करेंगे कहाँ? हमें यह सबसे छिपकर करना होगा, कंचन बोली। पंकज ने कुछ सोचते हुए कहा, कल माँ और बच्चों को 1-2 दिन के लिए मामा के घर छोड़ आऊंगा, फिर हम यह अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा, कंचन ने कहा। अगले दिन पंकज अपनी माँ और बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर छोड़ आया। उसी रात उन दोनों ने वह अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होते ही शैतान प्रकट हुआ और उनसे कोई इच्छा मांगने के लिए कहा। कंचन ने शैतान से बहुत अमीर होने की इच्छा जाहिर की। तब शैतान ने कहा, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी उसके 10 दिन बाद मुझे तुम्हारे परिवार में से किसी एक की जान चाहिए, और अगर नहीं दी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जान लेकर जाऊंगा। बताओ किसकी जान दोगे? यह सुनकर पंकज कंचन पर भड़क उठा। वह बोला, यह बात तो तुमने मुझे बताई ही नहीं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार में से किसी की जान नहीं देने वाला। आप प्लीज शैतान के आगे हाथ जोड़कर चले जाइए। शैतान हंसते हुए बोला, मैं अपने साधकों को खाली हाथ लौटकर नहीं जाने देता। कुछ मांगना ही पड़ेगा, वरना बिना कारण मुझे बुलाने के लिए मैं तुम्हारे पूरे परिवार को लेकर जाऊंगा। कंचन पंकज से बोली,
अगर हम में से किसी के जाने से हमारा भविष्य उज्जवल होता है तो मैं अपनी जान का सौदा करने को तैयार हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो कंचन? नेहा और सार्थक को तुम्हारी जरूरत है। मैं करूंगा अपनी जान का सौदा, पंकज ने कहा। क्या उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है? कंचन ने रोते हुए कहा। तो क्या करें? पंकज ने परेशान होते हुए कहा। कंचन बोली, एक रास्ता है, क्यों ना हम तुम्हारी माँ का। पागल तो नहीं हो गई हो? वो मेरी माँ है। पंकज गुस्से में बोला। देखो पंकज, तुम्हारी माँ की वैसे भी उम्र हो चुकी है। अगर उनकी जान के बदले में तुम अमीर होते हो तो उन्हें भी खुशी होगी। कंचन पंकज को समझाते हुए बोली। तुम चाहे कुछ भी कहो, पर फिर भी मैं अपनी माँ की जान का सौदा हरगिज नहीं करूंगा। पंकज गुस्से से बोला। ठीक है फिर, मैं इस परिवार को बचाने के लिए अपनी ममता का गला घोंट दूंगी। मैं करूंगी अपनी नेहा का सौदा इस परिवार की खुशियों के बदले, कंचन बोली। पंकज चौंकते हुए बोला। क्या? कंचन ने कहा। हाँ, मैं दूंगी मेरी बेटी की कुर्बानी। यह कहकर वह रोने लगती है। अब पंकज हार जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं अपनी माँ की जान का सौदा करने को तैयार हूँ। यह देखकर सार्थक गुस्से से भर जाता है। इसके बाद वह शैतान वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद पंकज की 5 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। घर में खुशियों का माहौल होता है। इसी दौरान पंकज की माँ सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती हैं और सिर पर ज्यादा चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद पंकज उन लॉटरी के पैसों से एक बिजनेस शुरू करता है और वह बहुत अच्छी तरह से चल पड़ता है। पंकज का कारोबार अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, पर उसे हमेशा अपनी माँ को खोने का गम रहता। जब उसे अपनी माँ की ज्यादा याद आती तब वह उनकी तस्वीर को सीने से लगाकर जी भर कर रोता। नेहा और सार्थक का ख्याल रखने के लिए कंचन ने 4-5 नौकर रख लिए थे। अब कंचन पूरी तरह से एक लग्जरी लाइफ जीने लगी थी, पर उसे अब भी एक बात परेशान कर रही थी। वह यह कि उस किताब के हिसाब से यह सब सिर्फ 10 सालों तक रहने वाला था। 10 साल बाद यह सारी दौलत वह शैतान वापस ले लेगा और इसे रोकने का बस एक ही रास्ता था, उसे फिर से किसी की जान का सौदा करना होगा। अभी 10 साल होने में 2 साल का वक्त था और कंचन सोच रही थी कि किसकी जान का सौदा करना ठीक रहेगा। वह यह सोच ही रही थी कि तभी उसे एक आइडिया सूझा। शाम को जब पंकज घर आया तो कंचन ने कहा, पंकज, मैं घर में पूरे दिन बहुत बोर हो जाती हूँ। नेहा और सार्थक तो अब बड़े हो गए हैं, दोनों अपनी पढ़ाई और खेल में व्यस्त रहते हैं। तो क्या? पंकज ने पूछा। क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? कंचन ने पंकज से कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही नेक ख्याल है। हम कल ही जाएंगे और बच्चा गोद लेंगे, पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन पंकज और कंचन अनाथ आश्रम गए और वहां से एक 8 महीने के बच्चे को अपने घर ले आए। उन्होंने उसका नाम गौरांश रखा। गौरांश के आने से पूरे घर में खुशियां आ गईं। सार्थक और नेहा उसके साथ खूब खेलते। सबसे ज्यादा वक्त कंचन गौरांश के साथ बिताती। इस तरह वक्त बीतता गया और ना जाने कब 2 साल पूरे हो गए। अब कंचन को वह अनुष्ठान दोबारा करना था ताकि वह फिर से सौदा कर सके, पर यह सब पंकज से छिपाकर कैसे करे? अगर पंकज को इस बारे में पता चला तो वह यह अनुष्ठान हरगिज नहीं करने देगा। वह यह सोच ही रही थी कि तभी पंकज ने कहा, मैं कल 1-2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। कंचन की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। वह कब से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। पंकज के जाने के बाद कंचन ने अपने घर के बेसमेंट में उस अनुष्ठान को पूरा किया और मांगा कि यह सारी दौलत उसके पास ही रहे। यह सुनकर शैतान ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम भूली नहीं हो कि तुम्हें इसके बदले में मुझे अपने परिवार में से किसी एक की जान देनी होगी। कंचन बोली, मुझे याद है, मैं आपसे अपने बेटे गौरांश की जान का सौदा करना चाहूंगी। ठीक है, अब से 10 दिन बाद मैं गौरांश को ले जाऊंगा। यह कहकर वह शैतान वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ दिन बाद गौरांश को बहुत तेज बुखार हो गया और कई दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। गौरांश की मौत से पंकज को बहुत दुख हुआ। सार्थक कंचन को यूं घड़ियाली आंसू बहाते देख गुस्से से भर गया। उसकी आंखों से क्रोध साफ साफ झलक रहा था। कुछ दिन बाद कंचन ने पंकज से फिर एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जाहिर की, पर पंकज ने इस बार साफ साफ मना कर दिया। तब कंचन ने सोचा, अभी के लिए रहने देती हूँ, अभी तो मेरे पास 10 साल का समय है। कुछ दिन बाद पंकज ने प्रोजेक्ट गौरांश के तहत 500 गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। यह सब उसने गौरांश के लिए किया था, ताकि इन बच्चों की दुआएं गौरांश को मिलें और वह जिस भी दुनिया में हो वहां उसे कोई तकलीफ ना हो। यह सब देखकर सार्थक को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अपने पिता को कितना गलत समझा।
वह आत्मग्लानि से भर गया था और उधर वक्त का पहिया घूम रहा था। 10 साल दोबारा पूरे होने को आए थे, पर कंचन की दौलत की भूख अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह इस सोच में थी कि इस बार किसकी जान उस शैतान को दे। चूंकि पंकज ने कोई बच्चा गोद लेने से साफ इनकार कर दिया था, तो इस बार उसे पंकज, सार्थक और नेहा में से किसी एक की जान उस शैतान को देनी होगी। पर किसकी? अपने पति की, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता है, जिसने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की। अपने बेटे सार्थक की, जो उसका लाडला था, जिसने अपनी कलाई पर आई लव यू मां का टैटू बनवाया था। या अपनी बेटी नेहा की, जो उससे बहुत प्यार करती थी, जिसने केक बनाना सीखा ताकि वह कंचन के जन्मदिन पर अपने हाथों से केक बनाकर अपनी मां को खिला सके। आखिर किसकी जान दे कंचन उस शैतान को? यही बात कंचन को परेशान किए जा रही थी। वह यह सारी दौलत किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर कंचन के मन में एक ख्याल आया, क्यों न नेहा की जान का सौदा करूं उस शैतान के साथ। वैसे भी कुछ समय बाद नेहा शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, फिर वह दूसरे घर की हो जाएगी। उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अभी उसकी जान उस शैतान को दे दूं तो वह इस घर के काम ही आएगी। यह सोचकर उसने नेहा की जान उस शैतान को देने का मन बना लिया। पंकज वैसे भी अपने काम में व्यस्त रहता था और सार्थक और नेहा अपने दोस्तों के साथ, इसलिए उसे यह अनुष्ठान दोबारा करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। एक दिन कंचन पंकज से बोली, मैं कल शिमला जा रही हूँ थोड़ा घूमने। पंकज, अरे पहले बताना था, मेरी कल एक जरूरी मीटिंग है। कंचन, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ। तुम और बच्चे तो हमेशा अपने में व्यस्त रहते हो, इसलिए मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ। पंकज, फिर ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, कहकर कंचन मुस्कुराई। अगले दिन कंचन शिमला जाने का बहाना करके अपने फार्म हाउस चली गई, जहां वर्तमान में सार्थक और नीता थे। वहां जाकर उसने वह अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होते ही शैतान प्रकट हुआ। शैतान, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ कंचन, बताओ क्या चाहिए? कंचन हाथ जोड़कर बोली, ये सारी दौलत हमारे पास ही रहे। शैतान, ठीक है, पर तुम्हें शर्त तो याद है ना? कंचन, हाँ मुझे याद है, मैं इसके लिए अपनी बेटी नेहा की जान का सौदा करूंगी। शैतान, ठीक है, अब से 10 दिन बाद मैं नेहा को ले जाऊंगा। यह कहकर वह शैतान वहां से चला गया। अब कंचन बहुत खुश थी। चलो, अब 10 सालों तक तो यह दौलत मेरी ही रहेगी और 2-4 साल बाद सार्थक की शादी करवा दूंगी। फिर उसकी संतान की जान का सौदा उस शैतान से कर लूंगी। अब सार्थक के गुस्से का पारा चढ़ गया था। वह कंचन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा, पर मार नहीं पाया, क्योंकि यह सब एक दृश्य था जिसे छुआ नहीं जा सकता था। सार्थक को अब पता था कि आगे क्या होने वाला है, मतलब नेहा की मौत। इसलिए उसने उस शैतान से यह सब बंद करने के लिए कहा। पर नीता ने कहा, नहीं, मुझे जानना है कि नेहा की मौत कैसे हुई, हमें वो दिखाओ प्लीज। ठीक है, शैतान ने कहा। वक्त का पहिया फिर घूमने लगा। अब वे दोनों वहां थे जहां से नेहा पार्टी के बाद घर के लिए निकली थी। वह उस सुनसान सड़क पर अपनी स्कूटी दौड़ाए जा रही थी। यह देखकर सार्थक ने कहा, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि यह नशे में है। हाँ, नीता ने नेहा को देखते हुए कहा। फिर अचानक बारिश शुरू होने के कारण नेहा ने एक पेड़ के नीचे अपनी स्कूटी रोकी। वह कुछ देर तक तो उस पेड़ को देखती रही, फिर बाद में अपने फोन में व्यस्त हो गई। नीता और सार्थक ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे कि तभी उन्होंने नेहा के पास एक साया देखा। उसे देखकर नीता सार्थक से बोली, ये क्या है? सार्थक, ये उस साये जैसा तो नहीं लग रहा जिसने तुम्हारी दादी और छोटे भाई को मारा था। सार्थक ने उंगली से पेड़ के ऊपर इशारा करते हुए कहा, वो साया वहां पेड़ के ऊपर है, नीचे नेहा के साथ जो है वो कुछ और ही है। पर क्या है? नीता ने चौंकते हुए कहा। कुछ देर बाद दोनों ने देखा कि वह साया नेहा से बार बार वहां से जाने के लिए कह रहा था, पर नेहा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद शायद नेहा ने उस साये की बात सुन ली थी, क्योंकि वह इधर उधर किसी को ढूंढने लगी थी। फिर नेहा ने उस पेड़ के ऊपर देखा। तभी बिजली कड़कने की रोशनी में उसने उस काले साये को देखा, जिसे देखकर वह डर गई और वहां से जाने लगी। इसके बाद सार्थक ने यह सब बंद करने के लिए कहा। उसने कहा, बस अब मैं समझ गया कि आगे क्या हुआ था, मुझे नहीं देखना। मैं अपनी बहन को दोबारा मरते हुए नहीं देखना चाहता। हाँ, पर वो दूसरा साया किसका था जो नेहा को बार बार वहां से भागने के लिए कह रहा था? नीता ने पूछा। वो सार्थक की दादी थी, वो नेहा को बचाना चाहती थी, शैतान ने जवाब दिया। फिर उस शैतान ने यह सब बंद किया। सब बंद होते ही उन दोनों की आंखें खुली।
वे दोनों उसी फार्म हाउस में थे। शैतान ने सार्थक से कहा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की। अब बताओ, अपने परिवार में से किसकी जान का सौदा करना चाहोगे? अपनी माँ की। सार्थक गुस्से से बोला, ठीक है, अब से 10 दिन बाद मैं कंचन को ले जाऊंगा। यह कहकर शैतान वहां से चला गया। अब सार्थक और नीता वहां अकेले थे। वहां एक खामोशी छाई हुई थी। तभी नीता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सार्थक, इस किताब का क्या करेंगे अब? हम तो इसको एक खरोंच भी नहीं लगा पाए थे। अगर ये किसी गलत हाथ में गई तो? वो मैंने सब सोच लिया है, सार्थक ने कहा। पर क्या? नीता ने सार्थक की ओर देखते हुए पूछा। ऐसा क्या करेगा सार्थक उस नष्ट ना होने वाली किताब के साथ? क्या कंचन भी उस शैतान का ग्रास बनेगी? ये हम जानेंगे भूख के अगले और अंतिम भाग में। सार्थक ने अपने बैग से वाटरप्रूफ पेंट निकाला। यह देखकर नीता बोली, इसका क्या करोगे? सार्थक ने कुछ न कहते हुए उस किताब के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने पूरी किताब अंदर से बाहर तक रंग दी। अब उस पर क्या लिखा था किसी को नहीं पता। अरे वाह सार्थक, अब तो कोई इस किताब का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, नीता ने खुश होते हुए कहा। गलत तो छोड़ो, कोई इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, सार्थक ने अकड़ते हुए जवाब दिया। पर अब इसका करेंगे क्या? नीता ने पूछा। इसे हम वापस वहीं रख देंगे जहां से माँ इसे लाई थी, सार्थक ने कहा। इसके बाद दोनों उस महल की ओर चल पड़े। अगले दिन उन्होंने वह शैतानी किताब वापस रख दी और अपने घर की ओर लौट आए। घर आने के बाद सार्थक अपने घर पर बहुत कम रहने लगा। उसे कंचन से बहुत चिढ़ हो गई थी। उसे देखते ही उसका खून खौल उठता, इसलिए वह ज्यादातर समय ऑफिस में बिताने लगा। एक दिन जब सार्थक घर पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कंचन की लाश जमीन पर पड़ी थी और पंकज उसके पास बैठा रो रहा था। पापा, ये सब कैसे? सार्थक ने रोते हुए पूछा। कंचन जैसी भी थी तो सार्थक की माँ ही। भले ही वह उससे नफरत करने लगा था, पर वह उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह अपने आंसू संभाल नहीं पाया और रो पड़ा। पंकज ने रोते हुए कहा, मैंने ही मारा है इसे, और इसे मारकर मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। वे बस अभी आते ही होंगे। पर क्यों? सार्थक ने पूछा। क्योंकि इसकी दौलत की भूख बहुत बढ़ गई थी। इसकी वजह से वो अपने ही परिवार को खत्म करने वाली थी, पंकज ने जवाब दिया। क्या मतलब? सार्थक ने हैरानी से पूछा। जब तुम बहुत छोटे थे तब मुझे और कंचन को एक महल में से एक किताब मिली थी। उसमें लिखा था कि वह किताब किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है, बस उसमें दिए गए अनुष्ठान को पूरा करना होगा। कंचन और मैंने उसमें दिया गया अनुष्ठान पूरा किया और यह सारी दौलत मांगी, पर उसकी एक शर्त थी, हमें अपने परिवार में से किसी एक की जान उस शैतान को देनी होगी, वरना वह सबको मार देगा। इसलिए मैंने और कंचन ने मेरी माँ की जान का सौदा उस शैतान से किया। यह कहकर पंकज फिर रोने लगा। फिर क्या हुआ पापा? सार्थक ने पूछा। मेरी माँ मर गई, फिर हम बहुत अमीर हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस शैतान द्वारा दी गई यह दौलत सिर्फ 10 सालों के लिए थी। अगर यह हमें और ज्यादा समय के लिए चाहिए होती तो हमें अपने परिवार के किसी सदस्य की जान उस शैतान को देनी होती। मुझे यह बात नहीं पता थी क्योंकि मैंने वह किताब कभी पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन कंचन को यह सब पता था, इसलिए उसने गौरांश को गोद लेने के लिए कहा ताकि वह उसकी जान उस शैतान को दे सके, पंकज ने कहा। फिर क्या हुआ? सार्थक ने पूछा। उसने मुझसे छिपकर वह अनुष्ठान किया और गौरांश की जान का सौदा कर दिया, पर उसकी भूख तब भी शांत नहीं हुई। उसके बाद उसने नेहा की जान का सौदा उस शैतान से कर दिया। यह बोलकर पंकज रोने लगा। लेकिन आपको यह कैसे पता चला कि यह सब माँ ने किया है? सार्थक ने पंकज से पूछा। क्योंकि नेहा की मौत से 2 दिन पहले मुझे वह किताब मिल गई थी। उसने वह किताब अपने गहनों के लॉकर में छिपा कर रखी थी। नेहा ने मुझसे कंचन के कुछ गहने मांगे थे नीता के जन्मदिन पर पहनने के लिए, लेकिन कंचन ने उसे मना कर दिया था, इसलिए उसने मुझसे कहा था। जब मैं कंचन से छिपकर वह गहने निकाल रहा था तब मुझे वह किताब मिली। मुझे अजीब लगा कि यह किताब अब भी कंचन के पास क्यों है। मैंने वह किताब चुरा ली और उसे अपनी स्टडी में ले आया, क्योंकि मेरी स्टडी में कोई नहीं आता था। मुझे याद था कि कंचन ने वह किताब अपना खून डालकर खोली थी, तो मैंने भी वही किया। किताब खुलने पर जब मैंने उसे पढ़ा तब मुझे शक हुआ कि कहीं गौरांश की मौत के पीछे कंचन का हाथ तो नहीं। अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं कंचन तुम्हारे और नेहा में से किसी की जान उस शैतान को न दे दे, इसलिए मैंने वह किताब अपनी स्टडी में छिपा दी। पर मेरा दुर्भाग्य देखो, उसने पहले ही नेहा की जान का सौदा उस शैतान से कर दिया था, पंकज ने कहा। वो किताब कहाँ है अब? सार्थक ने पूछा। पता नहीं बेटा, मैंने वह किताब जहां छिपाई थी वहां नहीं है, शायद कंचन ने कहीं छिपा दी होगी, पंकज ने कहा। नहीं पापा,
वह किताब नेहा ने चुरा ली थी और उसे छिपा दिया था। सार्थक ने कहा, क्या? पर नेहा को इस बारे में कब पता चला? पंकज ने आश्चर्य से पूछा। नेहा आपको ढूंढते हुए आपकी स्टडी में गई थी। वहां उसे वह किताब दिखी और शायद उसे पढ़ने के लिए वह अपने कमरे में ले आई और उसे छिपा दिया। सार्थक ने कहा, पर तुम्हें यह कैसे पता? पंकज ने हैरानी से कहा, मुझे वह किताब मिल गई थी पापा, और उसमें दिया गया अनुष्ठान मैंने किया भी। नेहा की मौत क्यों और कैसे हुई यह जानने के लिए, और मुझे सब पता भी चल गया। सार्थक ने नजरें झुकाकर कहा, पर तूने किसकी जान का सौदा किया? पंकज ने गंभीर स्वर में पूछा। सार्थक ने नजरें झुकाते हुए कंचन की ओर इशारा किया और कहा, उस अनुष्ठान को किए आज 10 दिन हो गए हैं, पर वह किताब कहाँ है? पंकज ने सार्थक से पूछा। उसे मैं वहीं रखाया जहां से आप लोग लाए थे, सार्थक ने कहा। पंकज ने सार्थक के सिर पर हाथ रखकर कहा, शाबाश बेटा। उसके बाद वहां पुलिस आ गई और पंकज को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पंकज को अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। सार्थक ने अपने पिता की सारी संपत्ति दान कर दी। अब सार्थक के पास कुछ नहीं बचा था। उस शैतान ने उसका सारा परिवार उससे छीन लिया था। पर सार्थक ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। कुछ समय बाद नीता और सार्थक ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने नेहा और गौरांश रखा। उम्र कैद की सजा पूरी करने के बाद पंकज सार्थक और नीता के साथ रहने लगे। नीता के पिता गिरीश का सारा कारोबार अब सार्थक संभालता है और गिरीश तथा पंकज अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। पर अब भी पंकज को उस शैतानी अनुष्ठान को करने का बहुत दुख है। अगर वह उस दिन कंचन को समझाकर वह अनुष्ठान करने से रोक लेता तो शायद आज उसका परिवार उसके साथ होता। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि आपको किसका रोल सबसे अच्छा लगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की कहानियां पसंद हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा कहानियां लेकर आएं। ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि अगली कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।